सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, सभी को स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को शुरुआत करती हूँ 1931 के मार्च की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आज़ाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नौजवान स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज़्यादा ही गहरा काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में तूफान ला देने वाली थी। और ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता, साहस और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ लेकर के गया जहाँ पर इस स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया था। ये स्वतंत्रता सेनानी अपनी माताजी को देख करके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इस स्वतंत्रता सेनानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देख करके, जिससे इनकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है और बेटे को भी ये पता है कि माँ को पता है मुझे फांसी होना निश्चित है। बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, माँ आप आई, मुझे पता था आप आएंगी। माँ आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, बेटा तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी रहेगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। बेटा कहता है, माँ मुझे पता है मेरा ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है और आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपने आंखों के सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहते, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल उसके बेटे के बिना कैसा रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूंगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है, कैसे मैं इन हाथों से तेरे इस शरीर को उठाऊंगी जिन हाथों से मैंने बालपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो स्वतंत्रता सेनानी उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, हाँ माँ मैं जानता हूँ आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन याद रखना माँ, मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं और एक दिन मेरा बलिदान इस देश को आज़ाद करेगा। और मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि आज अगर मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना, तो इस देश में हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना उन्होंने कभी नहीं कबूल किया। ऐसे कई नाम हैं इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्रनाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर नाम मैं लेती रहूंगी ना तो बहुत दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांसें ले रहे हैं ना, उसके लिए ना जाने कितने आज़ादी के दीवानों ने अपनी इसी आज़ादी के लिए अपनी सांसें छोड़ी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आज़ादी हमें दान में नहीं मिली, बल्कि हमारे देश के कई वीरों ने
अपना खून दे करके कमाई है ये आज़ादी। ये आज़ादी हमें विरासत में यूं ही नहीं मिली, न जाने कितनी माओं का दामन सुना हुआ है। आज़ादी के आंदोलन का ये वो दौर था जब लोगों की मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान नहीं थी, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्रण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब ये लगा उनको कि गोलियां खत्म होने वाली है, तो आखिरी गोली को अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना उन्होंने कभी नहीं कबूल किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बताया है कि अगर हमें हमारे राष्ट्र को जिंदा रखना है तो हमारे दिल में सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की। आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का ये वो दौर था जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में आज़ादी के बिगुल हुआ करते थे, और आज का ये वो दौर है जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील्स हुआ करती है। ये वक्त भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से न्याय और ईमानदारी की ओर बढ़ने का है। ये वक्त है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का। ये वक्त है जंगलों की कटाई को रोकने का, जन जन के जीवन को इस तरह काबिल बनाने का। अगर हर कोई देश के विकास में अपना सहयोग दे सके, और ये हर एक नागरिक की जवाबदारी है, ये हर एक माता पिता की जवाबदारी है कि वो अपने बच्चों को वो देश प्रेम का पाठ बनाए जो आज़ादी से पहले घर घर में बच्चों को सूखी रोटियों के साथ परोसा जाता था। आज ज़रूरत है हमें हमारे देश के हर एक वर्ग को, हर एक समाज को एक होने की, और उस हिंदुस्तान का निर्माण कर हमारे उस हिंदुस्तान को उस लेवल तक ले जाने की जहां पर उसका कुछ बिगाड़ पाना तो दूर की बात, उसे छू पाना भी मुश्किल हो। मैं आप सभी के अंदर देश प्रेम और खुद के विकास की ज्वाला जला करके अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ कि हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर और हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज़ादी के पर्व पर मेरे विचारों को समय देने के लिए धन्यवाद। वीरों की शहादत को याद रखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें पूरी जी जान झोंक दीजिए, और अपने मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।